इस कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो हमेशा अपने सर पर एक बॉक्स पहनकर रखती। उसका नाम मई होता है। उसे लगता है कि वो दुनिया की सबसे बदसूरत लड़की है। अगर लोगों ने उसे देखा तो उसका मजाक उड़ाएंगे, इसीलिए वो किसी को अपना चेहरा नहीं दिखाती और हमेशा घर पर ही रहती है। उसका एक लिटिल ब्रदर होता है जिसका नाम वान है और उनके डैड मिस्टर बेन होते हैं जो हमेशा अपने बच्चों को लेकर चिंतित रहा करते और उनकी छोटी से छोटी चीजों का ख्याल रखते। खासकर वो मई को काफी ज्यादा प्यार करते हैं और उसे कभी अपनी माँ की कमी फील नहीं होने देते क्योंकि उनकी माँ बचपन में ही गुजर गई थी। शाम को जब वान घर पर लौटता है तो उसके हाथ पर चोट लगी होती है क्योंकि उसने एक शॉप से कुछ स्टिकी नोट्स चुराए थे जिससे उसे पीटा गया था, पर वो अपने डैड को सच नहीं बताना चाहता। इसीलिए वो अपने डैड का ध्यान सिस्टर की तरफ कर देता है और कहता है कि दुनिया की सबसे बड़ी साइको है जो हर समय घबराहट में रहती है और किसी को अपना चेहरा नहीं दिखाती। मिस्टर बेन उसे अपनी सिस्टर का मजाक उड़ाने की वजह से पनिश करते हैं क्योंकि जब भी कोई उसे अगली कहता तो रोने लगती। बेन मई को शांत करते हुए कहते हैं कि ये एक बुरा लड़का है, इसीलिए तुम्हें इसकी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। मई शांत हो जाती है। मई काफी सालों से रूम से बाहर नहीं निकली होती जिससे उसका कोई दोस्त नहीं होता। वो घर पर भी बॉक्स में ही छिपकर रहती है, पर खाली वक्त में वो ब्लॉग लिखती। उसका अगली डकलिंग क्लब नाम से एक पेज होता है जिससे वो लोगों को बताती है कि आखिर वो कैसे इतनी बदसूरत बन गई। जब वो 10 साल की थी तब एक नॉर्मल लड़की की तरह ही उसके भी फ्रेंड्स थे और वो स्कूल जाया करती और उसे खुद पर विश्वास था। वो अपने स्कूल के सबसे हैंडसम लड़के को पसंद करती, इसीलिए उसने सभी के सामने उसे प्रपोज कर दिया और उसे अपना बॉयफ्रेंड बनने को कहती है। पर उस लड़के को पसंद नहीं होती, इसीलिए वो उसका गिफ्ट फेंक देता है और उसे कहता है कि तुम दुनिया की सबसे बदसूरत लड़की हो, मैं तुम्हें बिल्कुल भी लाइक नहीं करता और कभी भी तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता। तुम्हारे जैसी लड़की को तो खुद को कचरे के डिब्बे में बंद कर लेना चाहिए। क्लास के सभी स्टूडेंट भी अगली कहकर उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। इससे मई को गहरा सदमा लगता है। वो खुद को एक कमरे में बंद कर लेती है और अपने डैड से कहती है कि मैं अब कभी भी स्कूल नहीं जाऊंगी। उसे लगने लगा था कि वो दुनिया की सबसे गंदी लड़की है। बहन उसे समझाने की काफी कोशिश करते लेकिन वो उनकी कोई बात नहीं सुनती और अपने रूम में मौजूद शीशे को भी तोड़ देती है। वो अंदर ही अंदर इतनी फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी कि अब वो कभी खुद का चेहरा भी नहीं देखना चाहती, जिससे अब वो आगे की पढ़ाई घर से ही जारी रखती है। पर एक दिन जब वो बलून से खेल रही होती है तो वो बलून बाहर एक पेड़ में अटक जाता है। वो उसे लेने के लिए बाहर जाती है। एक हाई स्कूल का लड़का वहाँ से गुजर रहा होता है। वो उससे पूछता है कि तुम क्या कर रही हो, पर वो तुरंत अपने हाथों से फेस को कवर कर लेती है। उसे लगा कि वो लड़का उसका चेहरा देखकर उसे बुली करेगा। वो लड़का कहता है कि क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ, पर मैं कचरे में पड़े एक बैग से मुंह को कवर कर लेती है और इस वक्त से ही उसे एहसास हुआ कि वो अपने फेस को कवर करके सबसे सेफ फील करती है और सभी से बात कर पाती है। इस दिन के बाद से ही वो एक बॉक्स को हमेशा अपने चेहरे पर पहन कर रखने लगी। वो बॉक्स ही अब उसका दोस्त था, एक प्रोटेक्टिव शील्ड जो हमेशा उसे कवर करती। वो अपने ब्लॉग में भी ये स्टोरी शेयर करती है। मई अपने भाई वान को भी अपना चेहरा नहीं दिखाती। वो काफी बार उसका चेहरा देखने की कोशिश करता, पर वो बॉक्स को चेहरे से बिल्कुल भी अलग नहीं होने देती और हमेशा खोई खोई सी रहती है। बस वो ब्लॉग के दरमियान ही लोगों के साथ बातें करती और उनसे जुड़ी रहती क्योंकि ऑनलाइन कोई उसके चेहरे को देख नहीं सकता था। मिस्टर बेन उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि तुम हर समय अपने लैपटॉप से चिपकी मत रहा करो, पर वो उनकी बात नहीं सुनती। बेन से अपनी बेटी की हालत देखी नहीं जाती और वो एक डॉक्टर के पास पहुंचते हैं और उनसे पूछते हैं कि मेरी बेटी हमेशा छिपकर रहती है, क्या उसकी बीमारी का कोई इलाज है। डॉक्टर बताती है कि मई बीमार नहीं है, बस वो एक अजीब कंडीशन से जूझ रही है। उसे लगता है कि वो दुनिया की सबसे बदसूरत लड़की है जिससे वो लोगों के सामने आने से डरती है और दुनिया से अलग होकर कमरे में वक्त बिता रही है। साथ ही वो ये भी बताती है कि आजकल के यंग बच्चों में ऐसी कंडीशन नॉर्मल हो चुकी है जिसे जापान में हिकिकोमोरी कहा जाता है, जिससे बच्चे खुद को सभी से अलग रखते हैं और उनको लगता है कि इस दुनिया में उनका कोई नहीं। कभी कभी बच्चे सालों तक इस कंडीशन से बाहर नहीं निकल पाते, पर आपकी बेटी का केस इतना सीरियस नहीं लगता क्योंकि कम से कम वो आप सभी से बात तो कर रही है। बस आपको उसे बाहर भेजना होगा ताकि वो नए दोस्त बना पाए, उनसे बात कर सके। बहन उसे कहते हैं कि वो मेरी नहीं सुनती और बाहर जाने के नाम पर हमेशा रोने लग जाती है। डॉक्टर कहती है कि आपको उस पर प्रेशर डालना होगा वरना वो जल्दी आप सभी से भी बात करना बंद कर देगी और अकेले में खो जाएगी। रात को जब वो तीनों बैठकर डिनर कर रहे होते हैं तो खाने के दौरान भी मई अपना बॉक्स नहीं उतारती
थी तो बेन अब गुस्से में उसे बॉक्स उतारने को कहते हैं, पर जब वो बॉक्स नहीं उतारती तो बेन कहते हैं कि तुम्हें मेरी बातें ध्यान से सुननी होगी। वो बताते हैं कि मुझे कैंसर है और मैं चाहता हूँ कि मैं तुम भी अपने भाई के साथ स्कूल जाओ। वो दोनों समझ जाते हैं कि डैड मजाक कर रहे हैं। मई उन्हें मनाने की कोशिश करती है कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, पर इस बार बेन काफी स्ट्रिक्ट होते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हें स्कूल तो जाना ही होगा। वान अपने पिता का ये बर्ताव देखकर काफी हैरान होता है, क्योंकि पहली बार डैड ने मई से इस तरह बात की होती है। मई दुखी होती है। वो कहती है कि आप इस दुनिया के सबसे गंदे डैड हो और मैं आपसे नफरत करती हूँ। वो रूम में आकर रोने लगती है। वो इसी बात को लेकर परेशान होती है कि वो कल स्कूल में क्या करेगी। सभी उसके बदसूरत चेहरे की वजह से उसका मजाक उड़ाएंगे। उसे उस लड़के की भी याद आती है जिसने बचपन में उसे अगली कहा था। तभी वान भी वहाँ जाता है जो एक नया बॉक्स लेकर आया होता है। वो उसे बताता है कि हम तुम्हारे पुराने बॉक्स को नए से बदल देंगे, जिसे पहनकर तुम स्कूल जा सकती हो। मई मान जाती है और वो पहली बार अपना बॉक्स उतारती है और यहाँ हमें पता चलता है कि वो बिल्कुल भी बदसूरत नहीं होती, बल्कि वो तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होती है। और अब वो दोनों मिलकर नए बॉक्स को डेकोरेट करते हैं। अगले दिन बेन दोनों बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए आता है। मई काफी नर्वस होती है। वो अभी भी स्कूल नहीं जाना चाहती। वो उसे हौसला देने के लिए एक गाना बजाते हैं और उसे मोटिवेट करते हैं। मई उनसे कहती है कि मैंने आपसे रात को बदतमीजी से बात की, इसीलिए आप मुझे माफ कर देना। मैं जानती हूँ कि आप सिर्फ मेरी मदद करना चाहते हो। और अब वो कार से उतरकर चली जाती है। तभी हम देखते हैं कि बेन भी कार में बैठकर रोने लगते हैं, क्योंकि वो पहली बार मई के प्रति इतने स्ट्रिक्ट थे। मई एक गहरी सांस लेकर स्कूल में प्रवेश कर जाती है। उसके फेस पर बॉक्स होने से सभी बच्चों का ध्यान उसकी तरफ जाता है और वो सभी उसके बारे में ही बातें करने लगते हैं और उसे पागल कहकर हंस रहे होते हैं। मई इससे काफी पैनिक हो जाती है। उसे चक्कर आने लगते हैं, पर एक लड़का आकर उसे पकड़ लेता है। उसने भी हेलमेट पहना होता है। वो मई को कहता है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं भी तुम्हारी तरह इस हेलमेट को पहन कर रखता हूँ। और वो उससे बेटर फील करवाने की कोशिश करता है और अपना कार्ड दिखाकर बताता है कि मेरा नाम मिंटन है। मई काफी नर्वस हो जाती है और उससे बचकर भागने लगती है, जिससे वो एक लड़के से जाकर टकरा जाती है जो स्कूल का सबसे पॉपुलर लड़का जीरो होता है, जिसका एक पूरा मिनियन ग्रुप होता है जिनके साथ वो बच्चों को बुली किया करता था। वो मई को घेर लेते हैं और उसे बॉस को हटाने के लिए फोर्स करने लगते हैं। मिंटन को यह अच्छा नहीं लगता। वो उन्हें रोक देता है और मई को परेशान करने से मना करता है और अपना हेलमेट भी उतार देता है। वो दोनों एक दूसरे को गुस्से से घूरने लगते हैं। जीरो कहता है कि मिंटन तुम इस लड़की के सामने बहुत हीरो बन रहे हो, तुम्हें तो मैं स्कूल के बाहर देख लूंगा। मिंटन मई का हाथ पकड़कर वहाँ से लेकर जाता है। मई जब क्लास में आती है तो टीचर उसे बॉक्स उतारने को कहती है, पर मई उसे बताती है कि मैं बॉक्स में ही कंफर्टेबल फील करती हूँ। टीचर भी मान जाती है और कहती है कि मई अपना फेस नहीं दिखाना चाहती, इसीलिए स्टूडेंट्स आपको भी इसकी प्राइवेसी बनाए रखने में मदद करनी होगी। पर टीचर जैसे ही वहाँ से जाती है सभी बच्चे उसे बुली करने लगते हैं और उसे अपना फेस दिखाने को कहते हैं। मिंटन भी उसी क्लास में मौजूद होता है। उसे ये सब अच्छा नहीं लग रहा होता। मई किसी को कुछ नहीं कहती और चुपचाप जाकर आखिरी बेंच पर बैठ जाती है। लंच के दौरान जब वो कैंटीन में आती है तो वो अपने भाई को ढूंढने लगती है, पर वो उसे दिखाई नहीं देता, इसीलिए वो सबसे अलग बैठकर खाने लगती है। पर सभी स्टूडेंट्स अभी भी उसे घूर रहे होते हैं और उसका मजाक उड़ा रहे थे। तभी जीरो की गैंग के दो लड़के वहाँ जाते हैं जो उसके फेस से बॉक्स को हटाने की काफी कोशिश करते हैं। सभी ये देखकर हंस रहे होते हैं, पर कोई उसकी मदद नहीं करता। मई अपना फेस नहीं दिखाती और बिना खाना खाए ही वहाँ से चली जाती है। बाहर चूल्हे पर आकर बैठ जाती है। वो कहती है कि इस स्कूल में कुछ भी अच्छा नहीं है। उसे जोर से भूख लगने लगती है। मिंटन अचानक से उसके पास आकर बैठ जाता है। उसने हेलमेट पहन लिया था ताकि वो पहचान जाए कि वो वही लड़का है। मई उससे पूछती है कि तुम हेलमेट क्यों पहनते हो। मिंटन बताता है कि हेलमेट पहनने की वजह से कोई मुझे नहीं रोकता और मेरे हैंडसम होने की वजह से लोगों का ध्यान भी इस हेलमेट की वजह से मुझ पर नहीं जाता। साथ ही एक और वजह है क्योंकि मैंने इस हेलमेट को खुद जापान के टॉप क्लास टाइटेनियम से बनवाया है। मई समझ जाती है कि वो बकवास कर रहा है, इसीलिए वो उसे बकवास बंद करने को कहती है। वो उसे खाने के लिए सैंडविच देता है। उसे पता होता है कि उसने लंच में कुछ नहीं खाया। मई अब उसके साथ काफी अच्छा फील करने लगती है और वो बातें करने लग जाते हैं, पर मई बताती है कि वो कल से स्कूल नहीं आएगी। मिंटन उसे कहता है कि तुम मेरी इकलौती दोस्त हो, इसीलिए तुम्हें स्कूल आना ही चाहिए, वरना मुझे अच्छा नहीं लगेगा। पर वो कोई जवाब नहीं देती। स्कूल खत्म होने के बाद जीरो मिंटन को परेशान करने आ जाता है। वो उससे बदला लेना चाहता है। मिंटन उसे कहता है कि मैं तुमसे नहीं डरता और मैं अकेला ही तुम्हारे ग्रुप पर भारी पड़ सकता हूँ। वो दोनों लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। मिंटन जीरो को एक जोरदार पंच
पंच मारता है, पर अब जीरो भी उसे पीटने लगता है। मई जो वापस घर लौट रही होती है तभी वो उन दोनों को लड़ते हुए देखती है। पुलिस भी वहाँ आने लगती है, इसीलिए वो वहाँ से भाग जाते हैं, पर जीरो भागते वक्त मई को देख लेता है, इसीलिए उसे भी अपने साथ लेकर जाता है और एक शांत जगह देखकर उसके फेस पर से बॉक्स को हटा देता है। जीरो को लग रहा था कि वो एक बदसूरत लड़की होगी, पर उसकी खूबसूरती को देखकर दंग रह जाता है। उसने आज तक इतनी खूबसूरत लड़की नहीं देखी होती, पर मई को ऐसा नहीं लगता और वो पास्ट की बातें याद करके परेशान हुई बेहोश हो जाती है। मई की जब आँख खुलती है तो हॉस्पिटल में होती है, जहाँ उसके डैड और भाई मौजूद होते हैं, पर मई के पास अपना बॉक्स नहीं होता, जिससे वो काफी पैनिक हो जाती है और कहती है कि यहाँ लोग मौजूद हैं और मैं नहीं चाहती कि कोई मुझे बॉक्स के बिना देखे। डॉक्टर उसे जल्दी से मास्क पहना देती है और उसे शांत करते हैं। बहन उससे माफी मांगते हैं कि मुझे तुम्हें स्कूल जाने के लिए फोर्स नहीं करना चाहिए था, मेरी वजह से ही अभी तुम हॉस्पिटल में हो, अब से तुम्हें स्कूल जाने की कोई जरूरत नहीं है। पर मई कहती है कि मैं स्कूल जाऊंगी और उस लड़के से बदला लूंगी जिसने मेरा बॉक्स उतारा था। सभी इससे चौंक जाते हैं। वहीं हम जीरो को देखते हैं जो एक जगह बैठकर मई के बारे में सोच रहा होता है कि वो इतनी खूबसूरत होने के बावजूद भी हमेशा चेहरा छिपा कर क्यों रखती होगी। तभी मई भी वहाँ जाती है और उसे एक जोरदार थप्पड़ मारती है। मिनियन उसे पकड़ लेते हैं। जीरो उन्हें रोकता है, वो उसे अकेले में लेकर जाता है और उसके मास्क को हटाने की कोशिश करता है। मई उसे रोकने लगती है पर वो रुक नहीं रहा था। तभी मिंटन वहाँ आकर उसे धक्का दे देता है और उसे पीटने लग जाता है। मई उन दोनों की फाइट को रोक देती है, पर अब सोशल मीडिया पर यह पोस्ट वायरल होने लगती है कि दो हैंडसम स्टूडेंट एक बॉक्स हेड गर्ल के लिए लड़ रहे हैं, जिससे मई काफी पॉपुलर हो चुकी थी। मई कहती है कि मैं पहले से ही अपनी जिंदगी में काफी परेशान हूँ, तुम मुझे और ज्यादा परेशान मत करो। मिंटन बताता है कि मैं तो बस तुम्हारी मदद करना चाहता था। जीरो हंसते हुए कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम इसे पसंद करते हो। मिंटन गुस्सा हो जाता है और उसे कहता है कि अगर मैं इसे पसंद भी करता हूँ तो इसे तुम्हारे क्यों मिर्ची लग रही है। जीरो गुस्से में मई को वापस से अगली कह देता है, जिससे मई चक्कर आने से बेहोश हो जाती है। मिंटन उसे संभालता है और उसे वहाँ से लेकर चला जाता है। फिर दिखाया जाता है कि मई अब किसी को भी देखना नहीं चाहती। उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया होता है। वो अब ना तो स्कूल जाना चाहती है और ना ही किसी से बात करना चाहती है। बेन उसे बाहर बुलाने की काफी कोशिश करते हैं, पर वो गेट नहीं खोलती। बेन और वान साथ बैठकर डिस्कस करने लगते हैं कि वो आखिर मई की मदद कैसे कर सकते हैं, पर तभी उन्हें बाहर से आवाज आती है। बाहर जीरो आया होता है, जिसे अपनी गलती का पछतावा था और वो मई से माफी मांगना चाहता है, पर बेन उसे अंदर नहीं आने देते और बताते हैं कि तुम्हारी वजह से मेरी बेटी और ज्यादा परेशान हो चुकी है और उसने खुद को रूम में बंद कर लिया है। अगली सुबह मिंटन बेन के घर पर आता है और उसके पास एक आइडिया होता है जिससे वो मई को वापस से नॉर्मल कर सके। वो मई के रूम के बाहर ही बैठ जाता है और काफी बार उसे गेट खोलने के लिए मनाने की कोशिश करता है। मई मान जाती है, पर वो मास्क लगाकर बाहर आती है। पर जब वो बाहर आकर मिंटन को डक बॉक्स के साथ देखती है तो हंसने लगती है। मिंटन उसे डक बॉक्स पहना देता है और बताता है कि यह बॉक्स तुम्हारे फेस को अच्छी तरह से छिपाने में मदद कर सकता है। साथ ही मैंने अपने लिए भी ये डक हेलमेट बनाया है। अब वो दोनों उन्हें पहन लेते हैं। मई अब उसके साथ काफी अच्छा फील करती है। वो दोनों साथ में बैठकर खाना खाते हैं और काफी सारी बातें करते हैं। मिंटन उसे प्रॉमिस करता है कि वो उसका हमेशा ख्याल रखेगा और स्कूल में किसी को भी उसे परेशान नहीं करने देगा, जिससे मई वापस स्कूल जाने के लिए मान जाती है। अगली सुबह मिंटन उसे अपने साथ स्कूल लेकर जाती है, पर जब मई अकेली बैठी हुई होती है तो जीरो वापस से उसे परेशान करने लग जाता है, पर उसे माफी मांगने आया होता है। लेकिन वान को लगता है कि वो उसे बुली कर रहा है, इसीलिए वो उसे दूर कर देता है और अपनी सिस्टर से दूर रहने को कहता है। जब मई क्लास में मिंटन के साथ बैठी हुई होती है तब वहाँ एक लड़की आती है जिसका नाम ओजोन होता है। वो मई से एक एहसान मांगती है कि तुम्हें मेरे लिए सभी को अपना फेस दिखाना होगा, क्योंकि जीरो सभी स्टूडेंट को बुली कर रहा है। उसने कहा कि जब तक तुम सभी को अपना फेस नहीं दिखाओगी वो हमें परेशान करना बंद नहीं करेगा, पर मई ऐसा करने से मना कर देती है। लंच के दौरान भी कई सारे बच्चे मई से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो सभी को अपना फेस दिखा दे ताकि जीरो उन्हें परेशान करना बंद कर दे। तभी एक लड़की दौड़ते हुए आती है और वो मई को बताती है कि जीरो तुम्हारे भाई को पीट रहा है। वो जब बाहर जाती है तो जीरो के मिनियन बॉय वान को पीट रहे होते हैं। मई उन्हें रोक लेती है, पर जीरो बताता है कि मैं ऐसे ही सभी को परेशान करता रहूंगा और वो एक लड़के को पीटता है। मई उससे रिक्वेस्ट करती है कि तुम इस तरह से सभी को परेशान मत किया करो। जीरो कहता है कि तुम एक बार बॉक्स उतार कर सभी को अपनी शक्ल दिखा दो। मैं चाहता हूँ कि सभी तुम्हारा चेहरा देखें और मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं किसी को परेशान नहीं करूंगा। मई के पास कोई रास्ता नहीं होता जिससे
जिससे वो सभी की मदद कर पाए, इसीलिए वो अपना बॉक्स हटा देती है। सभी उसका चेहरा देखकर हैरान हो जाते हैं। मई अभी भी खुद को अगली समझ रही होती है, जिससे वो रोते हुए मिंटन के गले लग जाती है और कहती है कि सभी ने मेरा फेस देख लिया। मिंटन उसे शांत करता है और बताता है कि तुम अगली नहीं हो। मई जब घर पर आती है तो वान बताता है कि कोई भी तुम्हें अगली नहीं कहता और सोशल मीडिया पर जितने भी तुम्हारे फोटोज हैं उन पर भी अगली कमेंट नहीं आ रहे, यानी कोई भी तुम्हें बदसूरत नहीं समझता, इसीलिए तुम ये ख्याल निकाल दो कि तुम अगली हो। पर मई को अभी भी विश्वास नहीं होता। वह जब अपने कमरे में आती है तो देखती है कि उसके रूम की खिड़की खुली है। उसके रूम में जीरो छिपा होता है। मई चिल्लाने लगती है पर उसका मुंह बंद कर देता है। वो उसे बताता है कि मैं तुम्हें परेशान करने नहीं आया, मैं बस तुमसे माफी मांगने आया हूँ और मैं मानता हूँ कि तुम बदसूरत नहीं बल्कि दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल लड़की हो और मैंने आज तक तुम्हारे जैसी लड़की पहले कभी नहीं देखी। यह कहकर वहाँ से निकल जाता है। मई को भी अब लगने लगा था कि वाकई वो बदसूरत नहीं है, इसीलिए अब वो पहली बार कबर्ड में रखा हुआ मिरर बाहर निकालती है और सालों बाद अपने चेहरे को देखती है। उसे एहसास होता है कि वाकई वो काफी सुंदर है। फिर दिखाया जाता है कि अब मई बिना बॉक्स पहने स्कूल जाती है और अब वो काफी पॉपुलर हो चुकी थी। अब कोई भी उसका मजाक नहीं उड़ाता और हर समय वो उसकी खूबसूरती की वजह से उसकी तारीफ किया करते। मिंटन भी इससे काफी खुश था और सभी को बताता है कि ये मेरी फ्रेंड है और ये सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल है। मई की लाइफ अब पूरी तरीके से बदल गई थी। उसे अब लोगों से छिपकर रहना नहीं पड़ता। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।